कि समाज शास्त्र में जाति के साथ साथ नातेदारी, रिश्तेदारी भी एक अहम भूमिका अदा करती है। अच्छा। आपको मालूम है कि लालू यादव और इनका अखिलेश यादव का ये रिश्तेदारी हुई है जी। तो वो जो किनशिप है, अच्छा, वो उसका एक एडिशनल मोहर लगाती है। तो मोहन यादव को अगर बिहार भेजा जाए, यूपी भेजा जाए, तो लोग शायद उनके प्रति सहानुभूति रखेंगे और कहें कि देखो है तो ये यादव ही है ना, चाहे इस पाले में हो चाहे उस पाले में हो, लेकिन हमारे जाति का भला तो करेगा ना। वो कहावत है कि यहाँ हरियाणा में वो कि अपना मारे छाँव में गेरे, यानी अपना जाति का अगर हमें कष्ट भी देगा तो कम से कम हमारी उतनी दुर्गति नहीं होगी जितना दूसरी जाति का। मुझे नहीं लगता है कि मोहन यादव को अगर प्रोजेक्ट किया गया है सीएम के रूप में मध्य प्रदेश में, और किया भी, बन ही गए हैं, तो उनको सह देने की बात है कि अखिलेश यादव और उनको सह दे दिया जाए तेजस्वी यादव को। ये भाई ये शतरंज के खिलाड़ी में आप करते हैं ना कि अभी सह दे दिया कि भाई अब संभल जाओ। अब नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। जैसा कि आपको मालूम है, इन दिनों हिंदुस्तान में जाति को लेकर बहुत बातें हो रही हैं। बिहार में हो रही है, तेलंगाना में हो रही है, एमपी में हो रही है, राजस्थान में हो रही है। तकरीबन पूरे देश में जाति को लेकर एक चर्चा है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर श्री जितेंद्र प्रसाद मौजूद हैं। तो उनसे हम जानते हैं कि जातियों का ये जो उभार एक तरह से हो रही है, लोगों में एक ये भावना जो पनप कर आ रही है, बोल रहे हैं लोग कि भाई हमारा बेहतर है, तुम्हारा खराब है, तुम्हारा हमसे कमतर है। इसका ये सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड दरअसल क्या है, वो क्या सोचते हैं इस पर। तो आइए बात करते हैं प्रोफेसर जितेंद्र प्रसाद से। सर जी, क्या आपको लगता है आजकल ये चल पड़ा है एक ट्रेंड जी चल पड़ा है जी, कि कहीं कोई अचीव करता है, मान लीजिए खेल में या किसी और भी चीजों में, दूसरी स्टेट में भी, तो लोग उसका जाति सर्च करने लगते हैं कि भाई ये किस जाति का है। नहीं, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है इन चीज़ों को। खासकर अगर जाति समीकरण का उल्लेख करना, उस संदर्भ में चुनावी प्रक्रिया को भी देखना, या कुछ भी होता है, कुछ भी घटना घटित होती है सामाजिक मुद्दों को लेकर, तो उसमें लोग अक्सर सामाजिक संदर्भ को ध्यान में रखने के पहले उसके जातीय समीकरण को देखते हैं कि उनका जातीय रुझान क्या है। कोई नेता है तो उसका जातीय रुझान क्या है। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि तेलंगाना में जो कि ये कहा गया, रेड्डी साहब का ये कहना कि हमारा डीएनए बेहतर है नीतीश कुमार जी के डीएनए से, वेल्मा जाति जो है, तो उनका बेसिकली ये कहना था। उसको बाद में उनको शायद इस चीज़ का एहसास हुआ कि इस तरह का जो स्टीरियोटाइप बना के और लोग जाति के उच्च और निम्न जाति की बात करते हैं, ये अपने आप में एक गलत ये जाएगा, संदेश जाएगा लोगों में। तो बाद में उन्होंने संभल के कुछ बोला, लेकिन बात उन्होंने इस तरह से घुमाया कि कुर्मी जाति के लोग तेलंगाना में कभी आकर बसे थे और उनका जनसांख्यिक तरीके से, डेमोग्राफिक कंपोजिशन उस प्रकार से कुर्मी जाति का वहाँ हुआ। अच्छा, समाज शास्त्र क्या कहता है इस पर? समाज शास्त्र ये कहता है कि जाति को लेकर जो भी चुनावी प्रकरण है, उसमें एक जाति को भुनाने की कोशिश की जाती है। उसको समझा जाता है कि जाति भी एक रिसोर्स है। अच्छा, और उस रिसोर्स को कैसे भुनाया जा सकता है, और इस तरह से भुनाने की कोशिश की जाती है। अगर आप किसी खास, चूंकि आपने बिहार का जिक्र किया, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बिहार में हमेशा बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड पॉलिटिक्स रही है। और शुरू में फॉरवर्ड जो कास्ट ग्रुप्स के लोग थे, उच्च जाति के जो लोग थे, उनका वर्चस्व रहा। जो फर्स्ट सीएम रहे बिहार के, वो, और उसके बाद भी, हाँ जी, और उसके बाद भी
जातिगत आधार पर सीएम का जो चयन हुआ उसमें कभी राजपूत, कभी भूमियार, कभी कायस्थ, यही रहे डोमिनेंट। अच्छा। और उसके बाद फिर आपको दिखाई पड़ता है कि कैसे वहाँ कर्पूरी ठाकुर का फिर जब 1980 का जो दशक था उसके बाद फिर वो जो जातीय समीकरण फॉरवर्ड और बैकवर्ड कास्ट का था वो खत्म हो, उसमें सेंध लगी और ओबीसी के जाति यानी जो यादव थे, कुर्मी थे, जैसे दरोगा राय की बात कर सकते हैं, जी। हाँ, कुर्मी नीतीश बाबू हैं ही, और उसके पहले भी अगर आप देखें तो लालू यादव की बात करें तो ये सब उस ओबीसी के अदर बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं, उससे जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने सोचा कि अगर बिहार में यादवों की संख्या ज्यादा है तो यादवों का ही राज होना चाहिए। उसके बाद फिर कुर्मी से उनका गठबंधन हुआ, जो पार्टियां अलग अलग थी, नीतीश कुमार की पार्टी अलग थी, ये आरजेडी से जुड़े हुए थे जी। और जेडीयू से, तो इनका जब कोएलिशन हुआ तो उस कोएलिशन में संयोग की बात है कि ये दोनों कुर्मी और यादव दोनों मिल गए और उसके बाद इनको लगा कि वो जो फॉरवर्ड कास्ट को शिकस्त देने की बात है वो बिहार में कम से कम उसको सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा सकता है। अच्छा, हाँ। तो एक तरह से इन लोगों ने जातियों पे फोकस किया वोट बैंक के रूप में जी। और यही वजह है कि जो अभी देखिए मध्य प्रदेश में जो अभी नए मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ है मोहन यादव जी, तो अब ये कहा जा रहा है कि भाई अब लालू यादव क्या करेंगे, अखिलेश यादव क्या करेंगे, क्योंकि उनका वर्चस्व यादवों के वोट पर है, यादवों के वो नेता माने जाते हैं आरजेडी बिहार में और अखिलेश प्रताप आपके यूपी में। तो समाज शास्त्र इसकी विवेचना, इसका विश्लेषण कैसे करता है? नहीं, जो पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट हैं, जो राजनीति समाज शास्त्र से जुड़े हुए हैं, उसमें रजनी कोठारी एक बहुत बड़ा नाम है और रजनी कोठारी ने एक किताब लिखी थी कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। अच्छा। और एक और किताब लिखी थी पॉलिटिक्स इन इंडिया। अच्छा। तो उसमें उन्होंने कास्ट कैसे पॉलिटिकल इक्वेशंस को बदल सकता है और उसमें कैसे कास्ट एक प्रभावी भूमिका अदा कर सकता है, उसके तरफ उन्होंने इशारा किया था। और हम देख भी रहे हैं बाद में जो विदेशी पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने भी, क्रिस्टोफर जेफरलोट हैं, पॉल ब्रास हैं, उन लोगों ने भी कास्ट के समीकरण को खासकर राजनीतिक संदर्भ में देखा कि राजनीतिक संदर्भ में कास्ट का एक अमिट छाप है और इस वजह से जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी उन्होंने लुभावने वादे कास्ट को ध्यान में रखकर भी करना शुरू किया। लेकिन एमपी में जो अभी मोहन यादव बने हैं और इस पे बड़ी चर्चा गर्म है कि अब यूपी में क्या होगा, बिहार में क्या होगा। यादव पे बीजेपी ने अब अपनी नजरें गड़ा ली हैं, मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। तो वो लोग क्या करेंगे? और समाज शास्त्र के हिसाब से, चूंकि ये नई चीज है, नई घटना है, अब तक एमपी बिहार तक सीमित था वोट बैंक, अब एक यादव मुख्यमंत्री एमपी में बना है जो बीजेपी के पाले का आदमी है। देखिए, जाति को लेकर सरकार की जो नीतियां रही वो रही कि हमें पिछड़ी जाति को कुछ न कुछ फ्रीबीज देने हैं, कुछ उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स लाने हैं ताकि उनको सम्मोहित कर सके, आकर्षित कर सके अपने तरफ। तो जाति का जो एक कैटेगराइजेशन हुआ इस रूप में कि एससी हैं, फिर इस रूप में कि बीसी हैं और फिर बाद में ओबीसी हैं। अब मोदी जी हमेशा अपने आप को ओबीसी से जोड़कर देखते हैं और वो उस समीकरण को वो भुनाना चाहते हैं राष्ट्र के स्तर पर। आपको मालूम ही है कि 6 महीने के बाद या 4-5 महीने के बाद चुनाव होने, लोकसभा की चुनाव होगी। तो वहां पे जो क्षेत्र हैं बड़े बड़े, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, इन सब जगहों पे जातीय समीकरण को, उसका जो जेनेरिक फॉर्म है, जेनेरिक कैटेगरी है, जिस जेनेरिक कैटेगरी में ओबीसी आ गया। जेनेरिक कैटेगरी मतलब यहाँ मतलब कि जनरल जितने भी पिछड़ी जातियां हैं अदर देन शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति को छोड़कर और जो पिछड़ी जातियां हैं उन पिछड़ी जातियों को हम ओबीसी के साथ जोड़ के और शायद हम
उनको अपने फोल्ड में ला सकते हैं। तो ये जो रिसोर्स है जाति का, जो ये जो नया समीकरण और नया वर्गीकरण हुआ है ओबीसी के रूप में, वो हर एक पॉलिटिकल पार्टी को लगता है कि हम इसको कॉर्नर कर लें तो शायद बाजी मार लें। तो लेकिन ये जो मनोवृत्ति है, जैसे बिहार के यादव अपने आप को लालू यादव से जोड़कर देखते हैं, तेजस्वी यादव से जोड़कर देखते हैं, और इसी वजह वो बीजेपी के खिलाफ होते हैं, मोदी के खिलाफ होते हैं। वही हिसाब आपका उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो अब वहाँ के यादव क्या सोचेंगे, बिहार के यादव, और उत्तर प्रदेश के यादव क्या सोचेंगे? एक तरह का टसल समाजशास्त्र के हिसाब से क्या अब होगा? क्योंकि बार बार आप समाजशास्त्रीय समाजशास्त्र इसलिए कि आप समाजशास्त्र के प्रोफेसर हैं, आपने जेएनयू में पढ़ाई की है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में आप सोशियोलॉजी के प्रोफेसर रहे हैं। नहीं, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि समाजशास्त्र में जाति के साथ साथ नातेदारी, रिश्तेदारी भी एक अहम भूमिका अदा करती है। अच्छा। आपको मालूम है कि लालू यादव और इनका अखिलेश यादव का ये रिश्तेदारी है जी। तो वो जो किनशिप है, अच्छा, वो उसका एक एडिशनल मोहर लगाती है संबंधों के ऊपर। और जो कोएलिशन सरकार है, या जो अभी जो देख रहे हैं कि जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो अपने आप को इंडिया कह रहे हैं, तो उसमें लोगों को ये लग रहा है कि यूपी के यादव और बिहार के यादव में कोई परेशानी नहीं है, कोएलिशन फॉर्म करने में परेशानी नहीं जी। तो वहाँ पे वो आसान हो जाएगा। ओबीसी के साथ साथ ये जो नातेदारी और रिश्तेदारी की जो बातें हैं वो उनको और भी नजदीक लाएगी, और उसको राजनीति में कैसे भुनाया जाए इसकी भी कोशिश होगी। अच्छा। तो आपने अच्छी बात बताई कि अब समाजशास्त्र का दायरा और शायद पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट की समझदारी इन चीज़ों पर भी निर्भर करेगी कि कास्ट की समीकरण के साथ साथ ओबीसी का उभार, और कहीं कहीं जो नातेदारी इस तरह की हुई है, क्या वो एक अहम भूमिका अदा कर सकती है या नहीं, या क्या कुछ उसका प्रभाव होगा? नहीं, तो इसमें लेकिन दूसरा एंगल ये है ना कि जो यादव समुदाय हैं आपके एमपी के जी, तो वो तो फिर इनके खिलाफ वो क्या सोचेंगे? वो एमपी के यादव क्या करेंगे? अब एमपी में या बिहार के यादव भी इस नई घटना को एमपी का जहाँ तक मैं देख रहा था कि एमपी में वैसे 50% तो ओबीसी हैं, बिल्कुल 50% ओबीसी हैं। उसमें यादव एज सच का बहुत बड़ा योगदान नहीं है। जो जातिगत जो परसेंटेज है उसमें उनकी भागेदारी ज्यादा है। हाँ, नहीं। जी, मैं समझ गया कि स्ट्रेंथ उनको ओबीसी से इसलिए बनाया है कि शिवराज चौहान भी ओबीसी से हाँ, तो एक मैसेज देने के लिए कि भाई हम ओबीसी बना, हम उसी कड़ी से जुड़े हैं। बिल्कुल। चेहरा बदला में आपके कहने का मतलब है कि एमपी में यादव वोट्स हैं नहीं जी, तो इसलिए बनाया गया है कि शिवराज भी ओबीसी। इसलिए मैंने कहा ना कि जेनरिक कैटेगरी जो ओबीसी है उसके साथ उस कड़ी को बनाए रखना चाहते हैं कि आपको हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। अगर हमने शिवराज चौहान जी को नहीं बनाया तो शायद हम उनको कुछ और रोल देंगे, और ये नए युग के लोग हैं, नए युवा पीढ़ी है, और वो भी ओबीसी से ताल्लुक रखते हैं, तो अब उनको भी हम नहीं। लेकिन बिहार का यादव समुदाय तो देखेगा ना, बिहार और यूपी का यादव समुदाय देखेगा कि हमारी बिरादरी, हमारे समुदाय का आदमी मोहन यादव एमपी में चीफ मिनिस्टर है, तो वहाँ उसके राजनीतिक पर रिपरकशन और उसके आगे क्या होगा? जब मान लीजिए कि कल को इलेक्शन होती है, प्रचार की जो प्रक्रिया शुरू होती है, तो मोहन यादव को अगर बिहार भेजा जाए, यूपी भेजा जाए, तो लोग शायद उनके प्रति सहानुभूति रखेंगे और कहें कि देखो है तो ये यादव ही है ना, चाहे इस पाले में हो चाहे उस पाले में हो, लेकिन हमारे जाति का भला तो करेगा ना। वो कहावत है कि यहाँ हरियाणा में वो कि अपना मारे छाँव में गेरे, यानी अपना जाति का अगर हमें कष्ट भी देगा तो कम से कम हमारी उतनी दुर्गति नहीं होगी जितना दूसरी जाति का
व्यक्ति मारे होंगे। जी, तो आपके कहने का मतलब ये है कि इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है, इसलिए कि ब्रॉडली स्पीकिंग वो ओबीसी की कार्ड को उसको खेलना चाहते हैं। नहीं, यहाँ तो यादव कार्ड अब हाँ, इसकी नए तरह से इसकी हाँ, इस नए संदर्भ में देखा जा रहा है हाँ, ना हाँ, कि यादव वोट पे भाई देख लीजिए, हाँ, आपका बिहार में पूरा माई समीकरण जो था, जी, जी, एम मतलब मुसलमान, मतलब वाई मतलब यादव, ठीक है ना। तो इसी तरह से वो लालू राबड़ी जो है 10 को राज करते रहे। वो तो आप देखेंगे कि अब हर एक तरह तो से यादव समुदाय इम्पोर्टेंट हो जाता है यादव उत्तर प्रदेश समुदाय में भी और बिहार में भी। हाँ, लेकिन इसका एक नया रूप अब एमपी में हाँ, सामने हाँ, आया है। लेकिन मैं उसको फिर उसी से जोड़ कर देखूंगा, ओबीसी से जोड़ कर देखूंगा। मुख्य हो सकता है कि मुख्य घटक यादव हों और वो उससे ओबीसी को एक और मजबूत आधार मिलेगा। ये इसमें कोई नहीं, तो दो फिर मत मैं नहीं। समाज शास्त्र को लाऊंगा कि यूपी के यादव में जो टसल होगा, उनके मन में ये विचार जागेगा, तो वो अब क्या करेंगे, बिहार के यादव क्या करेंगे, एक समाज शास्त्र के नजरिए से जाति को लेकर के जो और राजनीति जो भी होती है, उसमें जो अलायंस की जो बात है, उस अलायंस में जो इंडिया अलायंस है, उसमें वो अपोजिशन पार्टी को भी फायदा है। अब ये लोग लुभावने वादे फिर से लाके, और जो जाति के पीछे पिछड़ेपन का जो कारण है, ओबीसी के पिछड़ेपन का कारण है, उसके लिए शायद ब्रॉड कोई पॉलिसीज लाएं और उस पॉलिसीज के तहत उनको भी। अब आपने देखा कि ओबीसी में ईबीसी भी आ गई। हाँ, नहीं, ये तो नीतीश बाबू का वहाँ वो जी है ना कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट। हाँ, तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट, जबकि हालांकि वो देखा जाए तो ओबीसी में यादव डोमिनेंट कास्ट है बाय वर्च्यू ऑफ देयर ओनरशिप ऑफ लैंड और पॉलिटिकल पावर जो अब आई है। तो अब उनमें शैक्षणिक स्तर पर भी, योग्यता के स्तर पर भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं तो जो अब उनको उपलब्ध जी। बिहार के यादव में उत्तर प्रदेश के यादवों में कोई फूट पड़ेगी कि भाई बीजेपी की ओर हम जाएं। वो फूट पड़ेगी तो वो सतही तौर पे होगी, जिसको आराम से रफू किया जा सकता है। नहीं, कल का कोई बिहार का यादव सोचे कि भाई अब हम बीजेपी को वोट देते हैं या उसके पाले में जाए, मतलब उसके मन में क्या, अब ये किस तरह से उसके मतलब इस तरह का तो नीतीश बाबू ने ही, नीतीश कुमार ने ही इनके साथ अलायंस किया था। नहीं, समाज शास्त्र के हिसाब से किधर जाएगा अगर राजनीति में ऐसे फैसले लेने होंगे, एक जाति सगत समूह अगर ऐसा उसके सामने ये देखिए, समाज शास्त्र में जब चीजें होती हैं तो जो सामाजिक, मैंने बताया ना कि इसे एक रिसोर्स के, जाति को एक रिसोर्स के रूप में, संसाधन के रूप में देखा जा रहा है। और लोग सोचते हैं कि जो पॉलिटिक्स ऑफ स्कैसिटी है, जहाँ राजनीति में संसाधनों की कमी है, तो वो लोग जाति का सहारा लेके या धर्म का सहारा लेके उसे भी भुनाने की कोशिश करते हैं। और आपने देखा होगा कि मोदी जी भी, जिनके ऊपर ये आक्षेप लग रहा है कि मुस्लिम विरोधी हैं नीतियां इनकी, लेकिन अब भी देखते हैं वो कि अब वो पसमिंदा मुस्लिम्स की बात करने लगे हैं। तो धीरे धीरे एक एटीट्यूड ऐसा हो रहा है कि पोलराइजेशन जो है वो, उसका दायरा अब डिफ्यूज होता जा रहा है। केवल आप धर्म के नाम पर पोलराइज करके हमेशा सत्ता में नहीं बने रह सकते। तो आपको लग रहा है कि नहीं, अब जो पिछड़ापन है, अब देखें आपने कहा कि 80 करोड़ जनता को हम मुफ्त राशन देंगे 5 साल के लिए। अब ये एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है, लेकिन इसके फायदे किसे मिलेंगे? इसके फायदे होंगे जो पिछड़ी जातियां हैं, ओबीसी कैटेगरी से जुड़ी हुई हैं। तो वो कहते हैं कि भाई ठीक है, हम इनके एक अच्छे शुभ चिंतक के रूप में भी हमारी छवि बने। केवल धर्म का तो है ही, लेकिन इस रूप में भी अगर इसको किया जाए तो मुझे लगता है कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इस चीज को लोग अध्ययन करेंगे, पॉलिटिकल जो सोशियोलॉजिस्ट। और आपको क्या लगता है कि ये अखिलेश यादव के लिए और बिहार में खासकर तेजस्वी यादव के लिए, लालू तो अब पीछे हैं, लेकिन हालांकि दिमाग तो उन्हीं का रहता है, अब अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश में और बिहार में तेजस्वी यादव और साथ में अभी नीतीश कुमार भी हैं, तो उनके लिए ये चुनौती है, मोहन यादव अब चुनौती होंगे
कि कैसे टैकल किया जाए? मोहन यादव उस रूप में चुनौती मोहन नहीं यादव इन है। द सेंस कि यादव हाँ, को नहीं, कैसे, मोहन क्या यादव- उन्हें अब ज्यादा काम करना होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मोहन यादव उनके लिए कभी चुनौती उस रूप में नहीं बन सकते। पहला तो उनकी वो छवि मोहन यादव व्यक्तिगत रूप से हाँ, नहीं, व्यक्तिगत रूप से यादव को एकजुट रखने नहीं। की जो कवायद है, जो कोशिश नहीं। चली है वहाँ हाँ। बिहार में और उत्तर प्रदेश में, हाँ। क्या ये चीज उनके लिए नहीं, चुनौती? मुझे नहीं लगता है कि मोहन यादव को अगर प्रोजेक्ट किया गया है सीएम के रूप में मध्य प्रदेश में, और किया भी, बन ही गए हैं, तो उनको सह देने की बात है कि अखिलेश यादव और उनको सह दे दिया जाए तेजस्वी यादव को। ये भाई ये शतरंज के हाँ। शतरंज के खिलाड़ी में अब करते हैं ना कि अभी सह दे दिया कि भाई अब संभल जाओ, अब हो सकता है कि अब आप हमारे तरफ भी आने की कोशिश करें। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा। ओबीसी से संबंध उनका ज़्यादा है, तो ओबीसी के रूप में ही उसको देखेंगे कि ओबीसी के लिए हमारे मन में करवाहट नहीं है। ये बीजेपी संदेश देना चाह रही कि जो पिछड़े जातियां हैं उसमें जो यादव हैं, यादव जो कांग्रेस से अलाइ करके इलेक्शन लड़ते हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि हम बिल्कुल यादव कम्युनिटीज़ की उपेक्षा करते हैं। तो जो एथनिक ग्रुप फॉर्मेशंस है, उस एथनिक ग्रुप फॉर्मेशंस में यादवों का भी कहीं न कहीं जगह है बीजेपी में। तो ये एक ब्रॉड अम्ब्रेला के रूप में, और शायद ये काट के रूप में भी, कि जो ऑल इंडिया जो ये बना है, इंडिया गठबंधन, हाँ, इंडिया गठबंधन बना है, उसको शायद एक तरह से उसमें डेंट लाने के लिए, उसमें एक चोट करने के लिए, या उनको ये बताने के लिए कि हमें उतना ये ना समझा जाए कि हम पिछड़ी जातियों के विरोधी हैं, हम उनके शुभ चिंतक हैं, और उसको भुनाने की कोशिश की जाए नेक्स्ट जो लोकसभा इलेक्शन होगी। और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा इलेक्शन के साथ साथ जहाँ कहीं असेंबली इलेक्शन नज़दीक है, शायद वो दोनों एक साथ ही करवा दें। तो ये थे हमारे साथ महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के सोशियोलॉजी के पूर्व प्रोफेसर जितेंद्र प्रसाद। तो इस एपिसोड में आज इतना ही।